अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एचएन। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमर। सबका आगाज़ करेंगे अच्छी बातों के साथ, और अच्छी बातों में सबसे पहले अच्छी अच्छी कहानियां हम आपको सुनाते हैं। तो आइए आज की कहानी पर नज़र डाल लेते हैं कि आज की कहानी है क्या। तो ये एक उस वक्त की बात है कि पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में अब्दुल्ला नाम का 10 साला लड़का रहता था और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। अब्दुल्ला के वालिद एक बिज़नेसमैन थे और अपने बिज़नेस के कामों में मसरूफ़ रहते थे। इतने मसरूफ़ कि अब्दुल्ला को देने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। सुबह सवेरे वो ऑफिस के लिए निकल जाते और रात को जब अब्दुल्ला सो चुका होता था तो वो घर वापस आते थे। अब्दुल्ला अपने वालिद की तवज्जो पाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए बेताब रहता था। वो भी अपने दोस्तों की तरह अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना चाहता था। एक दिन जब अब्दुल्ला स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसके वालिद साहब घर पर ही हैं। उसने अपने वालिद से पूछा, बाबा आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? बेटा मेरी एक मीटिंग है जो कैंसिल हो गई, इसलिए मैं अभी घर पर ही हूँ। 2 घंटे के बाद मुझे फ़्लाइट लेनी है, इसलिए मैं बस निकलने वाला हूँ। उसके वालिद ने ये जवाब दिया। अब्दुल्ला ये बात सुनकर उदास हो गया। फिर उसने पूछा, बाबा आप एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं? अब्दुल्ला के वालिद इस सवाल पर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटे ये बहुत बड़ी रकम होती है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है बाबा, आप अपनी कमाई से खुश हैं क्या? हाँ मेरे बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और ये सब कुछ मैं तुम्हीं लोगों के लिए करता हूँ। तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? हाँ बाबा अच्छा है, मुझे सुनकर खुशी हुई, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। फिर अब्दुल्ला ने पूछा, क्या मैं आपसे एक और सवाल कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, हाँ बेटा पूछो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन में कितना कमाते हैं? उसके वालिद साहब ये सुनकर हैरान हो गए कि अब्दुल्ला बार बार एक ही बात पूछ रहा है, लेकिन अब्दुल्ला इसी बात पर इसरार कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा, आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके वालिद ने कहा, बेटा ये बताना ज़रा मुश्किल काम है। अब्दुल्ला ने फिर सवाल किया कि आप ये बता दें कि अब्दुल्ला ने फिर कहा कि आप 1 घंटे में कितना कमा देते हैं? फिर अब्दुल्ला के वालिद ने हार मान ली और उसने जान छुड़ाने के लिए जवाब दिया कि मैं तकरीबन 2000 रुपये 1 घंटे में कमा लेता हूँ। अब्दुल्ला भागता हुआ अपने कमरे में गया और अपने गुल्लक जिसमें उसने पैसे जमा किए हुए थे लेकर आया और उसने अपने वालिद से कहा, मेरे मनी बॉक्स में 5000 रुपये हैं, आप ये ले लें और मुझे अपने कीमती वक्त में से 2 घंटे दे दें। मैं समंदर पर जाना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ और कल शाम आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। क्या आप इसे अपने कारोबार का हिस्सा समझ के कर सकते हैं? अब्दुल्ला के वालिद की आंखों में आंसू आ गए और वह हैरत से गुल्लक पकड़कर जो है वो अब्दुल्ला को देख रहे थे कि उनके पास अब्दुल्ला के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों में हम ये देख रहे थे। कल ही हमने एक टॉपिक किया था ना कि जिसमें बच्चों के जो चाइल्ड बिहेवियर्स हैं उनमें तब्दीलियों की वजह क्या है। ऑटिस्टिक हो रहे हैं बच्चे जो है मुख्तलिफ सिंड्रोम्स का शिकार हो रहे हैं, बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। उन सब की वजूहात अगर हम समझते हैं तो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स भी आते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ जो अभी हम देखते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अंदर मसले मसाइल हैं वो है वक्त। तो हम पैसे से सब कुछ ख़रीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं ख़रीद सकते, मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते, और अपनों के लिए जो आपका वक्त है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। और बच्चे तो ख़ास तौर पे क्रेव कर रहे होते हैं अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे उनके साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें, उनको लेके जाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ जो है ना वो इंगेजमेंट उनकी ज़्यादा हो। तो हाँ आप सब भी अपने बच्चों को वक्त दें और उनके साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड, दिन का एक वक्त ज़रूर ऐसा निकालें जो फैमिली टाइम हो, चाहे वो डिनर के बाद हो, डिनर से पहले हो, कोई भी ऐसा एक वक्त हो जिसमें आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने वालिदैन, अपनी बीवी, इन सब को टाइम दें, वक्त दें, ताकि वो जो है आपके साथ उनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो और वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको तारुफ आपसे कराऊँ। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, शामिल गुफ्तगू होंगे और आजिज़ जमाली साहब भी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कितना और कैसे वक्त देते हैं आप फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों के साथ? फ़हीम भाई तो खैर बहुत खेलते हैं, मैंने देखा है, मेरे छोटे बेटे को इतना सारा खिला लेते हैं यहाँ पे ऑफिस में ही, तो ये एंगेजमेंट रहती है। लेकिन फ़हीम भाई बिल्कुल स्केजुअल्स होते हैं, कभी होता भी ना वीकेंड पे भी दिल नहीं चाह रहा होता कि यार छोड़ो अभी बस सोएंगे, आराम करेंगे, लेकिन प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं चीज़ों को? नहीं, मैं बच्चों को टाइम देता हूँ और उसकी वजह शायद ये है कि मेरे साथ चूँकि एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो है मेरे लिए औलाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो और सबके लिए ही होती है, हर माँ बाप के लिए होती है, लेकिन चूँकि मैंने बेटा खोया है तो मेरे लिए जो है वो बच्चे बहुत हमेशा से ही अच्छे लगते थे। अब उनके साथ एक ऐसी बाउंडिंग हो गई है कि मैंने दोस्ती वाला रिश्ता उनके साथ रखा हुआ है, बजाय इसके कि हम बाप और बेटे हों। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी और 4 बेटे दिए, एक अल्लाह ताला के पास है, 3 मेरे पास है। तो उनके साथ जो मेरी एक बाउंडिंग है ना वो बड़े मज़े की है। और मेरा जो बीच वाला है वो तो बड़ा मज़े का है, वो मुझे फ़हीम कहता है। अच्छा फ़हीम क्या हाल है, कैसे हो फ़हीम, यार ये कर लो। तो जब मूड में होता है, ऐसा नहीं हर वक्त नहीं, तो उसके साथ मज़ा फिर आता है। और जो बड़े वाले हैं वो थोड़ा सा
रहते हैं अपने अंदर, लेकिन जब हम खेलते हैं साथ में वो इंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, एक्सबॉक्स खेल लेते हैं, PS4 खेल लेते हैं, तो एक अच्छा वक्त गुजारता हूँ मैं फैमिली के साथ, बच्चों बिल्कुल के साथ। ऐसे। तो आजिज़ भाई आप कैसे जी प्रायोरिटाइज करते मेरे हैं और तो आपकी क्या माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी हम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में ज़रूर एक ऐसा बाहर का ट्रिप ज़रूर रखते हैं। हाँ कहीं खाने पे, कहीं साहिल पे, कहीं किधर, कहीं की, या कभी रिश्तेदारों के घर, बहनें हैं उनके घर। बहरहाल महीने में एक बार ज़रूर, ऐसा ही है। ख़ास तौर पे जो ऑफ डे होता है, छुट्टी का जो दिन होता है, कोशिश करते हैं कि वो पूरा दिन चूँकि बच्चों के साथ ही घर में ही गुज़रे या घर वालों के साथ गुज़रे। तो ये तो खैर अब बड़े बच्चे हो गए, जब छोटे भी थे तो भी हमारा एक, मेरी और मेरी बीवी दोनों का ये ख्याल होता था कि बच्चों को लेके बाहर ज़रूर कभी कभार निकला जाए। तो हम लोग अभी बड़े बच्चे हो गए हैं तो अभी उनकी फरमाइश होती है कि मरी चलें, इस्लामाबाद चलें या गाँव चलें। कुछ प्लान करें। जो ज़रा दस्तरस में है वो गाँव ज़्यादा दादू तक जाना होता है। तो बहरहाल ये ज़िंदगी का एक ऐसा अहम पहलू है जो मैं समझता हूँ कि कितनी भी बड़ी आपके पास रकम हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितने भी आप अमीर हों, लेकिन ये जो लम्हे होते हैं ये आप ख़रीद नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे छोटे हों या बड़े हों, वो बच्चे ही होते हैं। शाह के साथ किया ना आजिज़ भाई। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे बड़े हो गए तो कायम अली शाह के साथ किया ना। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वालिदैन के लिए बच्चे ही होते हैं। और जो बच्चों के साथ आपकी खुशी के लम्हात है, मैं कह रहा हूँ उसकी कोई कीमत नहीं है। वो मिल ही नहीं सकते, आपको मैसर ही नहीं आ अच्छा, एक सकते। कॉमन सवाल होता है, सवाल पता है ही क्या पैदा होता है? वो ये होता है कि आपने बड़े बच्चों का कहा ना, हम भी जब बड़े हो गए सब चीज़ें घर में, तो सबसे पहले घुसते, चाहे ट्यूशन सेंटर से आ रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, कहीं घुसते अम्मी कहाँ है? सबसे पहले अम्मी कहाँ है, मम्मी किधर है, क्यों नहीं नजर आ रही? अब अम्मी कहती मैं तुम लोगों के साथ चौकीदारी करने के लिए यहाँ दरवाजे में बैठे, अंदर तो आओ, मैं दिख जाऊंगी, घर में ही होंगी मैं, कहाँ कभी किचन में, कभी तो मतलब ये होता था कि अगर मम्मी के सहन में होती है तो वहाँ दिखनी चाहिए घर में घुसते ही। तो ये बड़े हों चाहे छोटे हों, तो आपको जब सब ना क्रेव कर रहे होते हैं कि घर वाले कहाँ हैं, नज़र क्यों नहीं आ रहे। और पेरेंट्स का तो खैर कोई रोल कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। तो आज की इसी बात के साथ जो है आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो भी शामिल कर लेते हैं और उस पर नज़र डालते हैं। तो जी कायम अली शाह साहब का जिक्र किया फ़हीम सिद्दीकी साहब ने, तो अब जो करंट वज़ीर आला हैं उनको भी याद कर लेते हैं, क्योंकि कायम अली शाह साहब की तो याददाश्त सब भूल जाते हैं वो बातें, है ना। तो अभी जो करंट वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उनकी ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ कल और उसमें मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अगस्त के में दूसरे हफ्ते में आवाम के लिए खोल देने की हिदायत दी। पहले जून की तारीख आई थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया और अब कहा गया है कि अगस्त तक खुल जाएगा। अच्छा, ये आपको मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी हद तक काम मुकम्मल भी हो गया है, जिस हिस्से को खोलने की बात हो रही है। तो जो मलीर एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा है वो जाम सादिक पुल से लेकर शाह फैसल तक जो उसका काम है वो 77% तक हो चुका है, जो कि आप ये ड्रोन फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम जो है वो हो चुका है और नज़र भी आ रहा है, काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं। तो इस हवाले से भी बात हम करेंगे कि आपको, और हिदायत यही की गई है कि कोरंगी कॉजवे से इसको जल्द अज जल्द मिलाया जाए और इस रूट को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने शहर कराची के तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो इजलास किया उसमें हब कैनाल पर CO वाटर बोर्ड को भी ब्रीफिंग दी गई और जो है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी वज़ीर आला साहब को, और सिंध हुकूमत ने कराची को 100 MGD पानी पहुँचाने के लिए हब कैनाल की बहाली का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। और उस पर वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं कराची में चाहता हूँ कि हब कैनाल की बहाली पर काम तेज़ होना चाहिए ताकि कराची को पूरा पानी मिल सके और कराची में पानी के जो मसला है उसे हल किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा कल एक और इशू हमने देखा कि आटे की जो बदतरीन जो बहरान है वो पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी। एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारियां शुरू की हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की जो है वॉशिंग का अमल भी बंद कर दिया है और आज सुबह से आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। तो कराची में यौमिया आटे की अगर तलब की बात की जाए तो 80,000 से 1 लाख बोरी की जो है वो यौमिया तलब है और आटे की दुगनी ख़रीदारी पर कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये एक मसला कल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और इस मामले पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब होगा क्या, ये हड़ताल कैसे ख़त्म होगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी बजट इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और SRO 350 को नया तनाज़ा करार दे दिया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने FBR के मेंबरान जो हैं वो
लैंड रेवेन्यू को ख़त लिखा है और उन्होंने नई तरमीम के तहत रजिस्टर्ड अफराद की जो सेल्स टैक्स रिटर्न को है RIRS पोर्टल में आर्जी समझा जाए। और उन्होंने ये कहा कि आर्जी उस वक्त तक होगा जब तक बेचने वाला जो अपना रिटर्न है वो जमा नहीं कराता। अच्छा जी, इसके अलावा खानों के इंटरनेशनल मुकाबलों में सिंध के तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और मलेशिया में ये मुनक्किद किया गया ये मुकाबला, जहां पर बैटल ऑफ शेफ्स हुई 2024। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के 2 तालिबात ने गोल्ड मेडल और 2 ने जो है वो ब्राउन मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ा डिफरेंट सा मुकाबला नज़र आ रहा है। इसके लिए एक और चीज़ ये कि शहर कायद में पोलियो के केसेस में भी इजाफा होने का खदशा है। 25,000 से ज़ायद वालिदैन जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवा रहे हैं, जिसकी वजह से पोलियो वायरस फैलने का खदशा अब पैदा हो गया है। जून में किमाड़ी में 3 साला बच्ची को पोलियो वायरस के सबब जो है वो माजूरी का केस सामने आया और जुलाई में ज़िला किमाड़ी के 5 साल की उम्र को जो है वो कतरे दोबारा से पिलवाए जाएंगे। तो जो लोग अभी भी नहीं पिलवा रहे हैं वो प्लीज़ पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएँ और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन में आला सतह का इजलास हुआ और उसमें प्रीमियम नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी का शुरू करने और नंबर्स के इजरा के लिए अलग अलग दफ्तर कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में गाड़ी मालिकान के नामों की शुरुआती लफ्ज़ों से भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का फैसला किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। जो लोग शौकीन हैं प्रीमियम नंबर प्लेट्स बनवाते हैं उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में एक और अहम फैसला किया गया, जहाँ ज़िला जनूबी में इंतहाई मखदूश इमारतों को गिराने का हुक्म दे दिया गया है और इजलास में कहा गया है कि बारिशों से कबल ही ये इमारतें खाली कराई थी। बर्न्स रोड पर इमारत का हिस्सा गिरा लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी बिना पर यह फैसला किया है कि जो मखदूश इमारतें हैं उनको गिरा दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर सिंध ने सूबे में शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने 1 अगस्त से सूबे भर में शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हम खुद भी लगाएंगे और आवाम भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि शहर भर में जो दरख्त की कमी है इस वक्त उसको पूरा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जा सकें। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा मलीर के इलाकों का तफसीली दौरा किया और जिसमें बेनज़ीर भुट्टो पार्क का भी इफ्तिताह किया गया है। गड्डाब टाउन के तमाम यूसीज़ के चेयरमैन की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। मलीर प्रेस क्लब का दौरा भी किया और इस हवाले से जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके मसाइल भी हल करवाने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। एक और चीज़ ये कि ना सिर्फ आटे का बहरान है बल्कि हम देख रहे हैं कि मिल्क प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इजाफा करने के लिए बात हो रही है। 80 रुपये तक फ़ी लीटर कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और ये डेयरी फार्मर्स ये कह रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसका मुतालबा वो ये कर रहे हैं कि अब हम दूध 220 रुपये फ़ी लीटर तक नहीं बेच सकते। ये कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का इम्कान है और इसे कमिश्नर कराची साहब को उन्होंने ख़त भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये कीमत बढ़ा दी जाए। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब, जैसे मैंने आपको खबरों में बताया कि एक तो फ्लोर मिल्स मालिकान ने कहा है कि एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि हम हड़ताल करेंगे। फ़हीम भाई, और ये दूध की प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि उनका भी एक ही मुद्दा है कि अगर नहीं हुआ तो हम इस तरह से सप्लाई बहाल नहीं कर सकेंगे और आप 300 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँचाएँ। तो इन दोनों के जो मुतालबात हैं वो क्या होगा? फिर वही प्राइसेस बढ़ जाएंगे आवाम की जेब पर? नहीं, देखिए फ्लावर मिल्स का तो थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। फ्लावर मिल्स वालों का तो ये कहना है कि हम पर जो है वो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया है 5.5% और ये है कि जो अब आप किसी डीलर को आटा बेचेंगे तो आपसे जो है वो 5.5% टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें आप टैक्स एजेंट ना बनाएं, ये विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आप हमारे ज़रिए क्यों वसूल कर रहे हैं। तो वो बेसिकली उनका मुतालबा तो ये है कि हमें टैक्स एजेंट ना बनाया जाए और FBR से जो उनके मुज़ाकरात थे वो हो नहीं सके। और उसके बाद उन्होंने जो है वो लाहौर में एक इजलास किया था, उसमें पूरे मुल्क से जो है इन्होंने फ्लावर मिल्स के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उन्हें बुलाया था। उसमें जो उन्होंने ये गवर्नमेंट को डेडलाइन दी थी कि 10 जुलाई तक का वक्त है, 11 जुलाई से जो है हम हड़ताल शुरू कर देंगे। अब कल रात जो है जो फ्लावर मिल्स हैं वहाँ उन्होंने जो गंदम का एक वॉशिंग का अमल होता है कल रात को वो रोक दिया था और कल तक जितना आटा जो है वो बना फ्लावर मिल्स में वो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन आज से उन्होंने जो है वो आटे की तरसील बिल्कुल बंद कर दी है। अब अगर हम चूँकि कराची का चैनल है, कराची में बैठकर हम बात कर रहे हैं, कराची की जो डिमांड है हमें उसके ऊपर रहना चाहिए पहले। तो कराची में 80 लाख से 80,000 से 1 लाख बोरी जो है वो कम अज़ कम जो है वो ज़रूरत पड़ती है आटे की।
अगर ये आटा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कराची में एक सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। शायद आज उसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन अगर ये हड़ताल जो है वो जारी रही या आज की जो हड़ताल है उसका इम्पैक्ट कल तक जो है वो ज़रूर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि उनका मुतालबा किसी हद तक जायज़ ज़रूर है कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो इतने ज़्यादा टैक्सेस तो आप लगा ही रहे हैं, ये टैक्स लगाने का जो तरीका है कि आप फ्लोर मिल्स को ही वो टैक्स एजेंट बना रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी आप उन्हीं से लेना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है FBR से को उनसे मुज़ाकरात कर लेना चाहिए। FBR में वैसे ही इस वक्त बड़े मामला चल रहे हैं, आप बहुत बड़े पैमाने पर उठापटक भी कर चुके हैं FBR में, और FBR के अफसरान को इधर से उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बड़े पैमाने पर कर चुके हैं। लेकिन FBR आज भी करप्शन के हवाले से ही सिर्फ अगर हम देखें और उनकी जो एक नाजायज़ डिमांड्स हैं टैक्स देने वालों के साथ, उसके ऊपर जो है उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। FBR कर ले मुज़ाकरात तो मैं समझता हूँ कराची के शहरियों का भी भला होगा, बल्कि पूरे मुल्क का भला होगा। ये सिर्फ पार्टी की तरसील का मामला सिर्फ कराची का नहीं है, ये इनका मैं जैसे मैंने पहले कहा लाहौर में इजलास हुआ था, तो पूरा जो मुल्क है इस वक्त उसमें इस वक्त ये हड़ताल है, इसका इम्पैक्ट आएगा और बढ़ाएगा। अब आपका जो दूसरा था दूध की कीमत, उस पर थोड़ा सा मसला है। दो किस्म के बेसिकली जो है वो तंजीमें हैं, एक डेयरी फार्मर्स हैं, एक डेयरी एंड कैटल फार्मर्स हैं। अच्छा, ये जो हम हड़ताल की बात कर रहे हैं फ्लावर मिल्स की, इसमें ये होगा कि जब ये गंदम की धुलाई रोक देंगे तो जो गंदम की धुलाई के वक्त जो चोकर होता है, वो चोकर जो है वो बेसिकली जो है जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी सप्लाई भी रुक सकती है। लेकिन इससे ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, इसको अगर आप जो है वो मिलाएंगे दूध की तरसील से, कैटल फार्मर्स के उससे मुतालबे से, तो वो गलत हो जाएगा। कैटल फार्मर्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब चौकर और जो दीगर चारा है वो महंगा हो रहा है। महंगा होना अलग बात है, तरसील रुकना एक अलग बात है। लेकिन इन्हीं की जो एक और तंजीम है जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स है, वो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, 220 रुपये जो है वो मुनासिब कीमत है। तो इस वक्त दो मौक़िफ़, दो तंजीमें मुख्तलिफ मुतालबे कर रहे हैं। जो डेयरी फार्मर्स हैं वो 80 रुपये इजाफे की बात कर रहे हैं, जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स हैं वो समझते हैं कि 220 रुपये मुनासिब है। तो मैं ख्याल है अगर एक ही शोबे के लोग दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं तो फिर इंतज़ामिया को इसको थोड़ा सा इंक्वायरी करके, इसकी थोड़ी सी तहकीक करके बात वही है कि इंतज़ामिया में कमिश्नर कराची को इन्वॉल्व करेंगे। कमिश्नर कराची की पहले की तरह इन्होंने बातें सुनी है, इजलास में नहीं आया, इजलास में आए भी तो मनमानी कीमतें करवा के इसमें ख़ास तौर पे जो फ्लोर मिलर्स का इशू है, कुछ रोज़ कबल पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की थी, उसके बाद फिर FBR ने उनसे मुज़ाकरात किए थे और वो टैक्स वापस लेने का 0.5% था जबकि और उसके बाद अब ये फ्लोर मिल्स ने आज से किया है। मेरा ख्याल है आसान सा तरीका है कि FBR को इनके साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। बुनियादी तौर पे हड़ताल तक की नौबत क्यों आती है, उससे पहले बातचीत क्यों नहीं होती? और चूँकि हमारे यहाँ अब ये सब यही समझ रहे हैं कि प्रेशर डालो मुज़ाकरात होंगे, और प्रेशर का फिर तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि हड़ताल एक मौसर तरीका है। अब 1 लाख बोरियाँ रोज़ाना कराची में सप्लाई है, अगर वो रुक गया, जैसे फ़हीम साहब ने कहा, ठीक कहा है। मैं आज सुबह निकल रहा था तो ये बात अपनी बीवी को बताई कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल हो रही है, आटा वाटा घर में रखना, तो बोल रही है कि हफ्ते का आटा हमारे पास है। हफ्ते का कहीं होगा, कहीं 4 दिन का होगा, कहीं 2 दिन का होगा, कहीं ना भी होगा। तो ये 2-3 दिन जब गुजरेंगे फिर मुश्किल शुरू हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ इसका हल आसान है कि FBR को इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ये विद होल्डिंग टैक्स इन पे आयद किया गया है। कह रहे हैं कि अगर ये टैक्स अगर हम वसूल करेंगे तो 10 रुपया फ़ी किलो पे रेट बढ़ जाएगा। जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले हैं उनका जो मौक़िफ़ है, तो अगर FBR नहीं मानती है, बात नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपने भी कहा कि आवाम पे आएगा। देखिए सेठ और सरमाएदार तो बहरहाल अपना मसला हल कर देता है किसी तरह से, इसका पूरा भुगतना आवाम को पड़ता है। अब ये जो अभी फ़हीम भाई ने भी कहा कि इंतज़ामिया की इन्वॉल्वमेंट, तो हमें याद है कि कमिश्नर कराची ने भी जब इजलास बुलाया था आजिज़ भाई, तो उसमें हुआ क्या था, वो उन्होंने अपनी मनमानी की थी, उसके बाद जाके दूध की कीमतों में इजाफा हो गया था। कमिश्नर की मर्जी के बगैर भी ये दूध की 200 रुपए से 220 रुपए तक दूध कैसे गया किसी को पता ही नहीं चला, और मिल रहा है और लोग लेने में मजबूर चल रहे हैं। अब वो उससे भी आगे जाना चाह रहे हैं। मतलब ये तो टैक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने मुतालबात मान लिए तो फिर ये बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत के टैक्सेस का मसला अपनी जगह, लेकिन ये जो सरमाएदार तबका है उसको ये सोचना चाहिए कि कम अज़ कम आवाम को उसका शिकार नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, कमिश्नर कराची की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि उन्होंने ओल्ड सिटी एरिया में जो इमारतें हैं जिनको मखदूश पहले भी करार दिया जा चुका है, उनको गिराने का अब हुक्म दे दिया है। कल कोई इमारत भी गिरी है
किसी का हिस्सा टुकड़ा बंस गिरा है रोड ना। में। देखें ये एक ये कितनी दफ़ा तो ऐलानात होते हैं, रेनोवेशन के काम भी हो रहे, शहर की तज़ीन व आराइश पे काम हो रहा है और शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश पे काम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अब शहर तो ना ही कहें, लेकिन बात ये फ़हीम भाई, ये जो ओल्ड सिटी एरिया कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, कितनी उनको प्रिजर्व करने और उसके लिए बहुत सारे अहकाम आता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए बात यह है कि जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है, अब अगर हम उसको देखें तो मैं अपनी पिछले दिनों अभी अब बाउंडिंग की बात कर दी फैमिली के साथ, तो मैं ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी एरिया लेके गया और मैंने और पुरानी इमारतें, उनका जो तज़ीन व आराइश की बात तो छोड़ दें, जो उनका उस वक्त का तामीरात थी वो दिखाई, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो आप अपनी नई नस्ल के लिए इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। ये दुनिया भर में होता है, आसार कदीमा को जो है ऐसी अहमियत नहीं दी जाती दुनिया भर में। आप बेसिकली उसके ज़रिए जो है बहुत कुछ जानते हैं, अपनी गुजरी हुई नस्लों के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आप ओल्ड एरिया में जो है अगर ये इमारतें गिराने की अब बात कर रहे हैं, तो आप अगर उन इमारतों को भी गिरा देंगे जो आसार कदीमा है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बाकायदा एक इदारा मौजूद है, इसके ऊपर बाकायदा कानून मौजूद है। उस कानून को हरकत में आने की ज़रूरत है, कमिश्नर कराची को रोकने की ज़रूरत है। बाकायदा आसार कदीमा के हवाले से जो मैंने पहले कहा कि एक डिपार्टमेंट मौजूद है, उन्हें जो है कमिश्नर कराची से इस हवाले से रब्ता करके जो उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी इमारत है जो इतनी पुरानी नहीं है, जिसको हम जो आसार कदीमा में नहीं आती, हेरिटेज में नहीं आती, और उसका रहना जो है वो ख़तरनाक हो चुका है, तो उसको गिराना जो है वो किसी हद तक समझ में भी आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए, और देखें ये एक होता भी है, मैं इसको इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये होता भी है कि ओल्ड सिटी एरिया बेसिकली मसरूफ़ तरीन तिजारती कारोबारी मरकज़ है, वहाँ पर जगह की बहुत कमी है। अगर आप वहाँ पर इस तरह से इमारतें गिराकर उस जगह पर कोई हाई राइज़ बनाने की कोशिश करेंगे, किसी को फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बिल्कुल तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो तहकीक करके उसको रोकना चाहिए। हम भी करेंगे, डेफिनेटली हमारा भी काम है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको सामने लाएँ। लेकिन जो आप बात करेंगे ना, ये मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप 20-25 साल पुराने अखबारात उठा के देख लीजिए ना, तो कमिश्नर कराची की तरफ से आपको ऐसे ही बयानात मिलेंगे। इससे मिलते जुलते बयानात दीगर चीज़ों पर भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी मिलेंगे। लेकिन हेरिटेज एक बहुत बड़ा मसला है, मैं तो समझता हूँ कि प्रिजर्व होना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ कि कम से कम आप दिखाएं अपना कल्चर। दुनिया में यही हुआ ना कि लोग अपना, हम जब दुनिया के दीगर ममालिक में घूमने जाएं और देखें भी आदिल भाई, तो लोग उसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं और दिखाते हैं, हम नहीं प्रिजर्व कर पा रहे। यहाँ अगर मैं अपनी याददाश्त की बात करूँ, 30 साल पहले भी जब हम 32 साल पहले इस शहर में आए, तो हमने बहुत सारी पुरानी इमारतें देखी थी जो आज नहीं हैं जी। बहुत सारी, सदर के इलाके में, खरादर के इलाके में, बर्न्स रोड के इलाके में, और इन पुराने इलाकों में, नुमाइश से लेके खरादर तक ये पूरा जो पुराना बंदर रोड है, इस पूरे बंदर रोड पे बहुत सारी कदीमी इमारतें हमने देखी थी, आज वो नहीं हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, बहुत बड़े प्लाजास बन गए हैं। जबकि कराची के दौर की वो जो 19वीं सदी की जो इमारतें हैं, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई, उस एज की इमारतें लंदन में आज भी मौजूद हैं और वो बड़ी खूबसूरत हैं। उन्होंने उनको इतना मेंटेन किया हुआ है कि लंदन की पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं और उनको रंग रोगन किया जाता है, उनका पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको भी बरकरार रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ दौर की जितनी भी पुरानी इमारतें थीं वो या तो ख़त्म हो चुकी हैं या गिर रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया कल भी, इन इमारतों में रहायशी इमारतें बहुत ज़्यादा हैं जिनमें लोग रहते हैं। बहुत तो अब खंडरात बन चुके हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, वहाँ कोई सदर के इलाके में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है लेकिन इमारतें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन बंस रोड का जो पट्टी है, इसमें बहुत सारी पुरानी, वो आपने देखा होगा कि लकड़ी की छज्जा बना हुआ है और पुराना बड़ा खूबसूरत किस्म की वो इमारतें हैं वहाँ, लेकिन लोग रहते हैं, अभी भी आबाद हैं। तो ऐसी इमारत कल एक गिरी है, अल्लाह का शुक्र है कोई जाने नुकसान तो नहीं हुआ उसमें। लेकिन ये सारी इमारतें प्रिजर्व नहीं हो सकती, ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि, लेकिन जो जैसे फ़हीम भाई कह रहे हैं आसार कदीमा में जो आते हैं हेरिटेज, 100 से ज़्यादा कराची की ऐसी इमारतें हैं जिनको हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है महकमे आर्कियोलॉजी ने। तो कम अज़ कम जो 100-150 इमारतें जिनको आप हेरिटेज करार दे रहे हैं,
जिनको जो सही बात है, उन पे उनको तो तो काम प्रिजर्व करें, करें, कम से कम, उनको तो सही बात। महफूज करें, कम अज़ कम वो तो एक खूबसूरत अच्छा, उसमें भी कोई मुजाहिका नहीं है कि हम ये जो बंस रोड वगैरह की बात करें जहाँ पर इमारतें हैं वो बिल्कुल ही खस्ता हाल हो चुकी हैं, लेकिन उनको ये भी किया जा सकता है। आजिज़ भाई, जैसे हमने कहा था कि बंस रोड को एक मॉडल स्ट्रीट बनाया गया था और उसने कहा था कि टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, फिर वो भी खैर बैरियर नहीं वैरियर हुआ। हटाए गए, वो बातें हैं। फिर अंग्रेज सारा से- वापस हो गया। अंग्रेज से पहले मैं जो है वक्फा ले मुगल लूँ, भी रहे। वक्फा, हाँ हैं? जी, अंग्रेज से पहले मुगल भी रहे, लाहौर उठा के देख लें, मुगल वहाँ पे महफूज हैं। हाँ, यहाँ वाले चल, लेकिन हाँ, उनको आप न्यू मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ मिलाकर उनको प्रिजर्व ज़रूर कर सकते हैं, इस तरह कि आप उसको रीबिल्ड कर लें, रिन्यू कर लें, लेकिन वो ऐसा है कि आप उसको ज़ाया ना करें। अभी भी हम उसको पिक्चराइज हुआ हुआ ड्रामाज में या किसी शूट में या किसी एड में, कैंपेन में देखते हैं तो इतना खूबसूरत आ रहा होता है और दुनिया उसको जो है उस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही होती है, सेट्स लगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो नेचुरली चीज़ अवेलेबल है, हम सिर्फ उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। फौरन ड्रामों पे चली गई, हमें बोलने नहीं दे रही, खुद ब्रेक नहीं ले रही। अभी ब्रेक बाद में आएगा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एमसीआर लगाएगा, इनको काट दो, ये खुद ही बोले जा रहे हैं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, गवर्नर हसन साहब ने सूबे भर में शजरकारी मुहिम का ऐलान किया है और इस हवाले से इनके फाउंडेशन है वो भी जो है ना ऑन बोर्ड है इस हवाले से, और दावत इस्लामी की जो मजहबी और फलाही सरगर्मियाँ हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। शजरकारी की जाएगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और फलाही काम जो है उनके ऊपर भी जो है वो फोकस किया जाएगा, ताकि जो ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन है उसका इश्तराक और गवर्नर हसन की जो टीम है उनके इश्तराक के साथ शहर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। जी फ़हीम साहब, देखें ये दावत इस्लामी जो है फॉर्मल लगा ना, कितना फॉर्मल लगा। क्या? जी फ़हीम साहब, हाँ जैसे एकदम बस सवाल आ गया। जी बिल्कुल, मज़ा खबर नहीं भी आया। आपने उसी तरह पढ़ी है जिस तरह से कभी आप बैठ के न्यूज़ रूम में पढ़ा करते थे, तो फिर मैंने भी उसी तरह से जवाब देना शुरू किया। जी दावत इस्लामी एक मजहबी तंजीम है और वो जो फॉर्मल है जवाब दे आप। फॉर्मल जवाब दूँ ना, तो दावत इस्लामी ने जो है वो गवर्नर हाउस में जाकर उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात में ये तय पाया है कि शहर में शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। देखिए ये अब आते हैं, पुराना लग रहा है ना यार, टीवी ऐसा लग रहा है बिल्कुल पुराना चल रहा है सब कुछ। नहीं भाई नहीं, वापस आ जाए अपने फॉर्मल में, हमसे हजम नहीं हो रहा। हजम नहीं हो रहा वाकई। देखिए वाकई ये एक अच्छी चीज़ है और दावत इस्लामी का एक नेटवर्क भी है। उनके पास मदारिस हैं, उनके पास मसाजिद हैं, उनके पास अपना एक नेटवर्क है, फैज़ान मदीना है उनके पास। तो उस हवाले से अगर वो शहर में शजरकारी करते हैं जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये बात इसलिए भी कहता हूँ कि कराची में मुख्तलिफ़ मंसूबों के नतीजे में इस शहर से बहुत बड़े पैमाने पे दरख्त आपने काटे हैं और वक्तन फ़वक्तन आप वैसे भी काटते रहते हैं। अब तो एक नई ट्रम आ गई है, हर कुछ अरसे के बाद जो है वो कहा जाता है कि जी हम कॉर्नोकॉर्पस के दरख्त जो हैं वो काट रहे हैं। और भाई कॉर्नोकॉर्पस दिखाओ तो सही, जो काट रहे हो वो कहाँ है, उसकी लकड़ी कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता चलता। अचानक शहर की शाराएँ वो वीरान होना शुरू हो जाती हैं। ये शहर एक वक्त में बहुत हरा भरा हुआ करता था, उसकी वजह से शहर का जो टेम्परेचर है वो एक मुनासिब टेम्परेचर पर रहता था। आज शहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा जो बढ़ चुका है, उसकी वजह यही है कि आपने इस शहर से बहुत बड़े पैमाने पर दरख्त काट दिए। इस शहर में सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कहीं से दरख्त काटे गए हैं उसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ा है तो गुलिस्तान जौहर है, जिसे आज कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है। और जो जब भी आप शहर का इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 5 मुख्तलिफ दर्जा हरारत होते हैं इस वक्त शहर के, जब डेली की बुनियाद पे, इसमें से गुलिस्तान जौहर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है और सबसे कम जो होता है वो बिन कासिम होता है। अब बिन कासिम क्यों होता है? क्योंकि बिन कासिम में आज भी हरियाली है, वहाँ पर आज भी दरख्त मौजूद हैं। तो ये तो एक मैंने बात कर ली। अब अगर आपने गुलिस्तान जौहर में से बात करता हूँ मैं, गुलिस्तान जौहर की, गुलिस्तान जौहर का टेम्परेचर अगर आपने नीचे लाना है तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है वो हरियाली करना होगी, दरख्त लगाना होंगे, पौधे लगाना होंगे। इस ज़मीन में अगर गवर्नर सिंध के साथ मिलकर जो है वो ये दावत इस्लामी या कोई भी और तंजीम जो ये काम कर सकती है और करना चाहती है और हैं लोग। कल मेरे पास एक अजीब सा मैसेज आया एक अननोन नंबर से, जी हमें जो है वो शहर में 7 से 10 फुट के पौधे चाहिए, इस सिलसिले में आपकी मदद दरकार है। मैं कहाँ से दूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कोई इस तरह के मैसेजेस करके जो है वो कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहता हूँ और आम लोगों को भी कहता हूँ कि अपने घरों के बाहर कम एक दरख्त ज़रूर लगाएं और जब दरख्त लगा दें, पौधा लगा दें तो उसकी फिर हिफाजत भी करें जब तक जो है वो एक दरख्त नहीं बन जाता। तो ये एक अच्छी कोशिश हो सकती है, इस शहर का टेम्परेचर जो है वो नीचे आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये हमें कर गुजरना चाहिए, दावत इस्लामी के साथ मिलकर करें, गवर्नर के साथ मिलकर करें, इवन किसी के साथ भी मिलकर करें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। हाँ, बात यही है कि हमारा जो ना पर्सनल रोल क्या है, वो भी बात जो आपने एंड में कही ना, कहीं बार हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी शायद शो में ये बात कही है कि मानसून का जब स्पेल आता है तो दिस इज़ द राइट टाइम और बेस्ट टाइम
कि आप जो है वो दरख्त लगाएं, क्योंकि बारिशों का सीज़न आता है तो दरख्त जल्दी पनप जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अभी भी जिन लोगों ने नहीं लगाए, जो घरों में लगाने की बात कर रहे हैं अपने अतराफ़ में, और सिर्फ यही नहीं कि आपके घर में कोई गार्डन मौजूद है, लोगों के घरों के सामने ग्रीन बेल्ट्स होते हैं, जगह होती हैं, अतराफ़ में देख लें, कहीं कोई ग्राउंड ही आपको नज़र आ रहा है, मोहल्ले में कोई पार्क नज़र आ रहा है, तो उसमें इंतज़ार नहीं करें कि इसमें जो टाउन नाज़मीन आएंगे तो जी हरियाली करेंगे, घास लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे। हम बतौर शहरी भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोसाइटी से बस लिए ही जा रहे हैं, दे नहीं रहे। तो हम ये रोल अपना अदा करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी भी। वैसे भी दरख्त लगाना सदका जारिया होता है, आपके चले जाने के बाद भी जाना वो आपको बेनिफिट्स दे रहा होता है। तो हम इस पर्सपेक्टिव से ही कर लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आजिज़ भाई, मैं समझता हूँ कि गवर्नर तो वैसे एक सोशल आदमी है, बहुत सोशल काम करते हैं, तो ये एक काम भी उन्होंने एक अपने सर लिया है दरख्त लगाने का, तो मेरा ख्याल अच्छी बात है। इससे इख्तलाफ तो कोई भी नहीं करेगा शहर में दरख्त लगाने के उस पर। लेकिन ये बात ज़रूर याद दिला दूँ कि साल के 2 सीज़न में शजरकारी मुहिम ऑफिशियली सरकारी तौर पे यहाँ होती है। मौसम बहार शुरू होने के वक्त भी पौधे लगाए जाते हैं। बाकायदा आपने देखा होगा कि सरकारी इदारों में कहाँ चले जाते हैं वो 2-3 साल बाद नजर क्यों नहीं आते? यही पूरा सवाल शहर है। ग्रीन होना चाहिए था। कहा जाता है जी शजरकारी मुहिम है, हर ज़िले में, हर इतने लाख तहसील पौधे में, लगा दिए, हर इलाके में लाखों पौधे लगते हैं। फिर वो पौधे लगने के बाद कहाँ जाते हैं, इसका कभी किसी ने कोई हिसाब किताब लगाया है, या इसका कोई जांच पड़ताल भी है, या इसकी कोई केयर भी है, कोई इसको देखभाल भी करता है या नहीं करता है, या सिर्फ एक पौधा लगा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, तस्वीर खींच गई, शजरकारी मुहिम शुरू हो गई और बेलचा उठा के एक वो मिट्टी डाल दिया या पानी डाल दिया, तस्वीर आ गई, वाह वाह जी शजरकारी मुहिम। तो ये ना हो। ये गवर्नर साहब को भी तो ऐसा नहीं तस्वीरें आ जाएंगी बस? मैं भी यही तो, तस्वीरें भी बेशक आ जाएं, हम जाएंगे, कवर भी करेंगे उनको यकीनन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप 1 लाख पौधे लगा देते हैं किसी एरिया में, तो कम अज़ कम फिर उनकी देखभाल के लिए कोई तो फैसला करें कि इनका होगा क्या। सिर्फ तस्वीर बनने की हद तक होगा, या इसके बाद भी ये वाकई दरख्त बनेंगे, ये पौधा कल, क्योंकि पौधे से दरख्त बनने का भी तो एक मरहला है ना। ऐसा तो नहीं होता। कराची का ये शहर है, अगर जंगलात में होता तो पौधे खुद बड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पानी वगैरह उनकी देखभाल ये भी करना होगा। अच्छा, एक और चीज़ ना, भाई बात करें ना, कॉर्नो कॉर्पस के दरख्त जो है वो खाड़े गए, तो हम तनकीद तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें अच्छी चीज़ नजर आती है वो भी बताना ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों ये अपना ये जो FTC के करीब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वो जो एक छोटा सा फुटपाथ वहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ से कुछ दरख्त उखाड़े गए थे, वो भी कॉर्नर कॉर्पस के थे। फिर बड़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट आएंगे, देखें, और ड्रोन फुटेजेस भी उसकी चली सोशल मीडिया पे, हमने देखा कि ये सारे दरख्त उखाड़ दिए गए और अब ये कब लगेंगे। पहले भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद 2 से 3 दिन गुजरे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर नीम के दरख्त लगवाए, मुर्तज़ा वहाब साहब ने और उनकी टीम ने जाके, और वहाँ पर फिर दोबारा से वीडियो बना के शेयर की गई कि इसलिए उखाड़े गए थे, और वो थोड़े बड़े दरख्त लगाए गए ताकि वो उखड़े ना या ख़राब ना, और वहाँ पर पनप जाए इस मौसम में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चलें, अगर आप कर भी रहे हैं तो मुतबादिल आप जो है ना वो फौरी तौर पर लगाएं वहाँ पे दरख्त, ताकि बंजर हो जाती है वरना ज़मीन। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे गवर्नर साहब की सिर्फ ये मुहिम तस्वीरों तक और सोशल मीडिया तक ना रहे, वाकई उसका इम्पैक्ट हमें शहर में नज़र आए तो बहुत अच्छा होगा, और बतौर शहरी भी हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर-ए-सदार जो है तरक्याती मनसूबों का इजलास भी हुआ, जायज़ा भी लिया गया। मलीर एक्सप्रेस वे को बड़ा फोकस किया जा रहा है, डिले हुआ, बहरहाल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये कहा गया है कि अगस्त में स्टार्ट होगा। मैं तो रोज़ाना मुसल्ले में दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको जल्दी करवा दे। तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो तरक्याती मनसूबों का जायज़ा, और उस हवाले से सबसे पहले मलीर एक्सप्रेस वे इस वक्त हॉट फेवरेट हुआ है। सिंध हुकूमत बड़ा जो है ना उसके ऊपर फोकस कर रही है, और आपको लग रहा है कि अब अगस्त में भी ये स्टार्ट हो जाएगा? जहाँ तक काम पहुँचा है, नज़र तो बड़ी तेज़ी से होता हुआ आ रहा है। देखिए 70% काम तो हो गया है, लेकिन ये सिर्फ उस फेज़ के ऊपर हुआ है। ये 1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, जो जहाँ हम बैठे हैं जाम सादिक ब्रिज के करीब ही, यहाँ से लेके शाह फैसल तक जो है वो ये 15 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ जिसका जो है वो कोई 70% काम मुकम्मल हो गया। और अब इनका ये है कि अगस्त तक जो है इसको ये खोल देंगे। तो अगर आप मुसल्ले पर दुआ कर रही हैं
तो आप ये दुआ की ज़रूर करें कि जो पूरा 38 किलोमीटर का ये मलिर एक्सप्रेस वे है, ये जो है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। हाँ, अभी मुझे तो वही वाला पहला चाहिए, हिस्सा शाह फैसल वाला तो नहीं अपने काम का। आपको तो सूट नहीं कर रहा ना कि आप यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगी, शाह फैसल उतरेंगी, शाह फैसल में फिर शाह फैसल 1 नंबर में जाके आप शमा प्लाजा के पास फिर ट्रैफिक जैम में फंसेंगी, फिर शाह फैसल उतरेंगी, फिर कहीं आप जाएंगी। ये तो नहीं आप चाहते होंगे डेफिनेटली। तो मुसल्ले पे बैठने का टाइम अपना बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और दुआएं मांगने का जो आपका वक्त है उसको भी आप थोड़ा सा बढ़ाएं, और दुआओं को जो है वो मुकम्मल करें कि 38 किलोमीटर ये बनना है कराची से लेके काठौर तक। इसके मुकम्मल होने की आप दुआ क्या करें आप मुसल्ले पे वैसे अगर ये दुआओं से हो रहा होता है ना तो अब तक रेड लाइन पूरी हो चुकी होती है। यूनिवर्सिटी का रोड का जो सामने का ट्रैक है उस पर भी काम हो चुका होता है, शहर में हरियाली होती है, सब हरियाली होती। तो भाई मेरे अलावा बहुत सारे शहरी रोजाना दुआ करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को सीरियस लेना होगा। देखिए अल्लाह है, अल्लाह जिसकी सुन ले, तो आप ये तो ना कहें कि आपके दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। मुसल्ले पे बैठने का टाइम वाले कह रहे मुसल्ले में बैठ के तनख्वाह बढ़वा ली होती। ये बात किया आपने, काम की, ये तो मुझे अभी याद नहीं दिला दिया आपने। तो ये है तनख्वाह बहुत बड़ा मामला होता है। परसों एक शख्स जिसे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, उसने ये धमकी है सबको, ये ऑन एयर धमकी है, भयानक सूरत है, बहुत भयानक है ना। नहीं, हमारे तनख्वाह वक्त पे मिलती है। हाँ, हमारे तनख्वाह वक्त पे मिलती है। इंसान की बर्दाश्त की एक लेवल है, ये इस हद तक इंसान चला जाता है कि दूसरे इंसान को मार देता है, कत्ल कर देता है तनख्वाह ना मिले। भयानक सूरत है। अच्छा, मैं मॉर्निंग शो में ना उम्मन इस तरह की स्टोरीज ना स्किप कर देते हैं हम लोग सुबह सुबह, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी था, सबने मुझे कहा भी, सही बात है। लेकिन क्या था आजिज़ भाई, अब आपने जिक्र कर ही दिया ना, तो वो दिल में तो था ना कहीं वो आपने निकालने के लिए तो मौका दे दिया। क्या है वजह? आप ये समझते हैं कि देखें मालिकान जो है हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त पे तनख्वाहें भी मिल जाती हैं, सब कुछ है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन अपना लोग उस हिसाब से बजट मैनेज कर लेते हैं। अब उसका मसला ये था कि उसके बाप जो थे वाले साहब उनके, वो हॉस्पिटलाइज हैं, और उसने बताया भी कि हॉस्पिटलाइज हैं, उसके बावजूद उसको 3 माह से तनख्वाह वो उसका जो मालिक है वो भी नहीं देता, जब पढ़ा लिखा लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है इसी शोबे से वाबस्ता है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो है आपके पास इनकम अच्छी खासी जो है ना वो जनरेट जो मालिकान है वो कर रहे होते हैं। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, वजह क्या थी समझ नहीं आया। बयान आया है सामने, इम्पोर्टेंट है जिसमें जो क्या कहते हैं, तंज कर रहा था मैनेजर उसके ऊपर। हाँ, ये एक एलिमेंट है। उसने कहा है कि मैंने एक बार उससे तनख्वाह मांगी मालिक से, ज़ातियात तो उसने मजाक किया मेरे साथ। फिर दूसरी बार तनख्वाह मांगी तो उसने तिन्स किया मुझ पर। फिर तीसरी बार उसने कहा कि 3 बार मैंने मांगी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इशू होता है ना, एक इंसान पहले से परेशान हो, एक उसकी 3 महीने की तनख्वाह ना मिली हुई हो, फिर आप ओनर बन के उस पर जब मजाक कर रहे हैं, फिर उसने कहा कि मैं वहाँ किचन में गया और मैंने छुरी निकाली, और मैंने, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे लग रहा है कि उस लम्हे वो शख्स उस तंज की वजह से, उस मजाक की वजह से, या अपने ऊपर ऐसे लग रहा था कि पैसे तो नहीं दे रहा है, मजाक कर रहा है, हाँ। उस वजह से ये सारा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। इमोशन कंट्रोल भी एक बड़ी जो है ना टेक्निक और टैक्टिक्स है, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे शो के आगे आने वाले हिस्से में। अच्छा जी, अभी हम वापस आ जाते हैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से। एक तो एक्सप्रेस वे के ऊपर बड़ा बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये कि पानी की बहाली का जो काम है, लाइन का काम है, उसके ऊपर भी कहा है वज़ीर आला साहब ने कि फोकस किया जाए, उसको जल्द से करवाया जाए। नया मंसूबा है हब कैनाल। वैसे तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था। इस बार नए माली साल के सिंध बजट में एक ही नया मंसूबा है, वो हब कैनाल का है। 12 अरब से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। कल बताया गया है कि इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो गया है, और इस मंसूबे पे बाकायदा आगाज़ हो गया है। लेकिन अब ये मुझे नहीं लग रहा, ये वज़ीर आला सिंध तो कह रहे हैं कि हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि इसको हम 1 साल के अंदर मुकम्मल करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। हब से लेके कराची तक, औरंगी टाउन तक एक पूरे नए कैनाल की एक वो है पुराना। कह रहे हैं कि इस कैनाल के मुकम्मल होने के बाद 200 MGD गैलन पानी जो है कराची को मिल जाएगा। अभी 100 है, तो कैनाल ख़राब होने की वजह से 100 MGD नहीं पहुंच रहा। तो इसके बनने के बाद 100 मिलियन गैलन पानी का इजाफा होगा। लेकिन अब साल में मिलके मुसल्ले में बैठो, साल में बन जाए। जिन इलाकों में पानी बंद है फहीम भाई। देखिए, इसमें हब कैनाल का एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि हब कैनाल से पानी आपको उस वक्त मिलता है जब हब डैम में पानी हो। ठीक है, अब अगर हब डैम में ही बारिशें ना हो तो हब डैम में पानी कम हो जाता है।
होंगी, दुआ हमें ये भी करनी चाहिए मुसल्ले पे बैठ के। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कैंजर से जो पानी आपको आना है K4 के ज़रिए, वो पानी की एक ऐसी सोर्स है जो बरकरार है, ठीक है। वहाँ से मसला नहीं है कि वहाँ बारिश होगी तो पानी आएगा, हमें उसकी जानिब जो है वो फोकस करना चाहिए, K4 मुकम्मल करना चाहिए। हब कैनाल से पानी जो है हमें 100 MGD मिलता है, कुछ पानी वहाँ से बलूचिस्तान को मिलता है, जो हम 100 MGD हमें मिलता है हब कैनाल के ज़रिए, क्योंकि हब कैनाल की मरम्मत एक अरसे से नहीं हुई थी, तो वो 60 to 70% हमें सिर्फ मिलता था पानी, तो वो पानी जो है वो ज़ाया हो रहा था। तो अब इन्होंने एक नई कैनाल उसके साथ बिछाने की बात की है, इसको बेहतर करने की बात की है। तो अगर ये जो है वो हमारे वाटर स्टेशन तक, वाटर पंपिंग स्टेशन तक आ जाती है, जो हब पंपिंग स्टेशन कहलाता है, तो वहाँ पर आने के बाद जो है कराची के बाद इलाकों को जो है वो पानी की सप्लाई मैसर आ सकती है। एक अच्छा मंसूबा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वैसे जो इसके टाइम पीरियड है उसमें मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ फिर आखिरी बात मैं वही कहूँगा कि भाई खुदा के लिए K4 बना दो। हाँ भाई K4 पे जो हमने ब्रीफिंग सुनी है असम्बली में बात हुई थी और एक ब्रीफिंग भी दी है, उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध ने हाल ही में विजन सिंध का जो, अच्छा, तो उसमें भी लग रहा है कि K4 के काफ़ी मामलात हैं अभी भी। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से ये K4 का मंसूबा अभी, हालांकि एकनेक के इजलास में उसकी मंजूरी भी हो गई है, लेकिन जिस तरह के वो पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, वफाक अपना हिस्सा डाले, फिर सूबा अपना हिस्सा डाले, वो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि सूबे ने अपने पैसे दिए हैं, वफाक पैसे नहीं दे रहा, बड़े मामलात लग रहे हैं। इतने बरसों के बावजूद भी स्पेसिफिकली जो है ना एड्रेस करने की ज़रूरत है ये, वरना K4 इस तरह से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा होता जा रहा है मामला। इसको किसी और दिन फिर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम माल के हाल पर नज़र डालते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं। करेंसी रेट्स जो है हमें नज़र आ रहे हैं खासे एस्टैब्लिश। यूरो फिर बढ़ गया, 302 पे पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर बात की जाए 186.3 पे पहुंच गया। सऊदी रियाल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 74.3, बाइंग 73.6 पे होगी। और US डॉलर भी बढ़ गया है, 280.75 पे इसके रेट्स पहुँच गए हैं। आज हमारे पास कुछ बर्थडेज भी हैं। सबसे पहले इनाया को विश करेंगे, आ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इनाया। आइए देखते हैं इनाया की तस्वीर। प्यारी प्यारी बेटियों को बहुत सारी प्यारी प्यारी मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इन बेटियों के नसीब और अच्छे रखे और जो है आने वाली ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करे। तो हमारे पास क्या है, अब वेदर अपडेट्स भी हैं, आइए वो भी देखते हैं कि आज मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। मौसम जी अच्छा ही हो गया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पारा जाने का इम्कान है। इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है कि मौसम क्लाउडी होगा। वेदर जैसे कहा गया कि तेज़ धूप निकलने का अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह के क्लाउड्स होते हैं आज, या बारिश का इम्कान तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा सब्जियों के रेट्स भी हैं हमारे पास, तो आइए आज ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज अगर आप इस मौसम के हिसाब से क्या बनाना चाहते हैं तो सब्जियों के रेट्स भी देख लेते हैं कि क्या पका सकते हैं। तो टमाटर 230 रुपये फ़ी किलो नहीं मिलता है, मैक्सिमम 265 लिखा हुआ है, मैक्सिमम आलू भी 98। आलू इस वक्त थोड़े बेहतर हैं लेकिन बहुत ख़राब आ रहे हैं। अदरक लहसुन के रेट्स भी बहुत हाई हैं, मार्केट में 610 रुपये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगी अदरक और लहसुन मिल रही हैं। गाजर का रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा तुरई 115, लौकी आपको 160 से 184 रुपीज़ तक में, लौकी फिर भी बेहतर है, सस्ती मिल रही है। अच्छा जी, फूल गोभी के रेट्स भी आ गए आपके पास। खीरा महंगा मिल रहा है, 100 रुपये तक जो है इस वक्त पर केजी मिल रहा है। तो बहरहाल बात वही है कि जो है ना गवर्नमेंट के रेट्स तो आ जाते हैं। प्याज कहाँ है भाई, 110 रुपये को ही नहीं मिल रही प्याज 110 रुपये। हाँ जी, सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन 110 रुपये में कोई प्याज कुतर भी नहीं रहा भाई अब तो। आंसू आ जाते हैं ना प्याज को काटते काटते, वो बगैर काटे भी अब तो आ रहे हैं। सब्जी खरीदने जाओ तो वैसे ही आ जाते हैं। तो जी थैंक यू सो मच फैन सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया। आज जमाल साहब आपके वक्त का शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट पर। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो 70 रुपये में 200 किलोमीटर तक तय करेगी। तो भाई ये कहाँ है ये गाड़ी, कब से मार्केट में मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी, क्या फ़ीचर्स हैं क्या नहीं है, ज़िंदगी आसान हो जाए अगर वाकई ऐसा हो जाए, क्या पॉसिबल भी है या सिर्फ ये ख्यालों में ही अब तक मुमकिन हुआ है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बताएंगे कि किस तरह से इस पर काम हो रहा है। नस्ल के तलबा तालिबात हैं और अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना वो इसका नाम आपने आज़ाद ई नाम है वैसे। क्या नाम है? आज़ाद ई। आज़ाद ई। अच्छा जी, तो पहले बच्चों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद साद मौजूद हैं, मोहम्मद अम्मार मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज़ाद ई, पहले तो ये किसने नाम रखा है इस गाड़ी का? ये नाम वैसे हमारे टीम लीडर अरम खलील से
उन्होंने हाँ। डिसाइड किया था। नाम के पीछे ये फ़िलासफ़ी थी बेसिकली कि जो मेंटालिटी की कैद है ना लोगों की, कि पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान में, कोई स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, सब बाहर जा रहे होते हैं, तो उसी को काउंटर करने के लिए हमने इसका आज़ादी नाम रखा कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल आज़ादी। ज़बरदस्त। तो ये आज़ाद ई जो है वो कहाँ तक पहुँचा है प्रोजेक्ट? ये सिर्फ अभी बातों में ही है 70 रुपये में 200 किलोमीटर, या वाकई प्रैक्टिकली भी साथ हम इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं अभी? देखिए, ये जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमारी एक स्टूडेंट लेड टीम है, टीम इन्विजन। तो हम लोग मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स को टारगेट करते हैं। जो अभी हमारा करंट कॉम्पिटिशन है वो है टेक्नोफेस्ट एफिशिएंसी चैलेंज इन टर्की। तो उसकी रूल बुक, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग्स में हमने एक ही अर्बन व्हीकल डेवलप की है। अभी रिसेंटली इसकी अनवीलिंग भी हुई लास्ट वीक। तो ये हमारे पास, ये जो आपने माइलेज की बात की, माइलेज इस तरह से है कि 1 सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अराउंड 106 किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल कर सकती है। तो अभी हम कंपटीशन के स्टेजेस में हैं, तो कंपटीशन जब क्लियर होगा फिर हम इस पर फर्दर वर्किंग करेंगे आगे। तो कंपटीशन में कहाँ कहाँ से लोग जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं? किन किन ममालिक से लोग आते हैं जिनसे हमने कम्पीट करना है? एक इंटरनेशनल एफिशिएंसी चैलेंज है जो कि टर्की में होता है। ओवरऑल वर्ल्ड से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की टीम्स अपने अपने व्हीकल्स लेकर आती हैं और उसको वहाँ मौजूद जो इंटरनेशनल जजेस आए हुए होते हैं वो उसको इवेलुएट करते हैं। आप लोगों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा या आप लोग इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले कर चुके हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में जा चुके हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप कहते हैं ना कि हाँ चले अब हमें और स्प्रे करना है, तो यह भी आप लोगों का फर्स्ट टाइम है? हमारी टीम जो है पिछले 15 सालों से 17 गाड़ी बना चुकी है। हम शेल का एक कंपटीशन होता था, शेल इको मैराथन, वो भी एफिशिएंसी बेस्ड चैलेंज ही होता था, वो इंटरनेशनल चैलेंज है। पहले तो उधर हम करते थे, तो उधर चूँकि प्रोटोटाइप्स होते थे, हमारे प्रोटोटाइप गाड़ी इस्तेमाल होती थी यहाँ पे, तो अब हमने सोचा कि इस बार थोड़ा अर्बन पे साइड पर आएँ, थोड़ी ऐसी गाड़ी बनाएं कि जो कमर्शियली आसान हो, जिसको यूनिट लाइन लाना। इसलिए हमने टेक्नोफेस्ट देखा, वहाँ पे इसका एक मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं टेक्नोफेस्ट के। टेक्नोफेस्ट का एक मॉड्यूल है एफिशिएंसी चैलेंज, जिसमें अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें लेके जानी होती है, जो इंटरनेशनल जजेस जज करते हैं उसको। सही, ज़बरदस्त। तो कितना अर्सा लगा इस गाड़ी पे काम करने में आप लोगों को, और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। इस गाड़ी पर तकरीबन हमें 1 साल लगा काम करने में, फ्रॉम डिज़ाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच और उसके बाद इसकी फैब्रिकेशन में। और इसके फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो जैसे हमने माइलेज की बात की, दूसरा ये कि हमने इसको कंपैटिबल बनाया है नॉर्मल रोड्स के लिए, जैसे कि अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसकी सस्पेंशन हमने इस तरह से इसमें डिज़ाइन की है कि जो जिस तरह भी हमारी रोड कंडीशंस होती हैं उसमें ये चलने के काबिल हो सके। इसकी जो बॉडी है वो फाइबर ग्लास मटेरियल की है जो कि इसको लाइट वेट बनाती है। तो ये इसके न्यूमरस फीचर्स हैं। इसमें हमने एल्युमिनियम की चैसी बनाई है जो कि वो और इसको फर्दर लाइट वेट बनाती है, क्योंकि लाइट वेट का ताल्लुक बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी से होता है। तो हम द फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर कॉमन मिसालें भी हमने रखी सामने कि घर में आने वाले जो काम करने वाले अफराद हैं, सड़क पे आपसे पैसे मांगने वाला फ़र्द, वो आपको इमोशनली ऐसी बात है, ऐसी ब्लैकमेलिंग करता है आपको। फिर दूसरी बात ये कि हमारे अपने घर वाले जो है ना, बहुत सारी दफ़ों पे क्या हो रहा होता है कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। तो वो आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप वो चीज़ कर देते हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो। आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ भी हम ये कर रहे होते हैं कि हमें समझ आ रही होती है कि ये गलत है, ये कर रहे हैं, लेकिन हम लेट गो कर। जैसे मैंने कहा, बच्चे टॉयज़ मांगते हैं, बाहर जाके इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, खाने की चीज़ों पे करते हैं कि हमें ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं, ऐसा डिमांड्स रखते हैं। तो उरूसा फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला तो फिर चलता रहता है, मैनिपुलेटिव हो जाता है इंसान। 100% है, लेकिन इसमें मैं ना कंटिन्यू होने की बात से हाँ। करती हूँ कि ये एक्चुअली पैटर्न है ना, आपने जो ट्रेन करना है जिस तरीके से आउटकम उसी तरीके से निकलेगा। अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट ये करता है कि मैं अम्मी से आराम से जब कहता हूँ कि अम्मी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अम्मी को समझ ही नहीं आती और वो मुझे कभी भी, वो हमेशा टाल देती हैं। लेकिन यही मैं रो कर चीख कर अम्मी को एम्बेरस करता हूँ तो अम्मी मुझे फ़ौरन दे देती हैं। तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रीड कर लिया है कि हम वाकई, हम डायलॉग पे जब बात होती है हमें लगता है अगला बंदा कंफर्टेबल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है ना, क्योंकि हमने ट्रेन ये कर दिया। बट हमें ये चाहिए एज अ पेरेंट कि हम अगर उस एंड पे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चा हमें मैनिपुलेट कर रहा है या अगला बंदा हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तो हम उनके अच्छे बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करें। ये रीइंफोर्समेंट अगर उसको मिलेगी कि जब वो अच्छे से डायलॉग करके बात करेगा, एक्सप्लेन करेगा अपने आप को, हम वही वेटेज दें उस बात को भी, बजाय इसके कि उसको रो के वो बात करवानी पड़े।
और यही जो बात की ना कि पीछे आपकी तरबियत क्या है, तो ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना, ये बनते ही लर्न एक्सपीरियंसेस के ऊपर हैं, क्योंकि उसने लर्न ये किया कि मुझे रो के चीज़ मिलनी है तो रो कर अच्छा ही- बच्चे तो वो है ना, वो सांचा है कि आपने जिसमें ढाला, जैसी तरबियत तो ढल गया। अभी जो पक्के पकोड़े हैं उनका क्या करना है, जैसे उसके लिए ये होता है जैसे आप ये देखें उरूसा, हमारी यहाँ ख़वातीन उमूमन क्या करती हैं, उनके पास एक बड़ा टूल है कि रोल गए। अब वो मगरमच्छ के आंसू या उनके दिल छोटे हों या वो सॉफ्ट हार्टेड हों, हम मैं उनको जज नहीं करूँगी, क्योंकि हर तरह की जो है ख़वातीन, और आजकल जिस तरह से हमारा माहौल है तो इमोशनल स्ट्रेस ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेंटल चैलेंजेस भी बहुत हैं हर घर में। मैं कहती हूँ ख़वातीन को भी जो ना साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं कि वो पागल हैं, इसलिए कि हम सबको कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत है और स्ट्रेस बहुत बढ़ गया सोसाइटी में। तो उरूसा ये क्या होता है, रोने बड़े आ रहे होते हैं, और फिर कहीं जो है वो मर्दों को समझ आ भी रही होती है कि ड्रामा हो रहा है, कहीं ये भी समझ रहे होते हैं कि नहीं यार ये इसका रियल इमोशन है। तो उसमें कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बीवी रोटी रहे, धोती रहे, कुछ भी करती रहे, वो निकल जाते हैं घर से बाहर छोड़ छाड़ के। बहुत सारे लोग उनको कंसोल करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, नेगोशिएशन पे आते हैं। तो बच्चों के साथ तो हमने वो पैटर्न कायम कर लिया, ये बड़ों के साथ कैसे होगा? बड़ों के साथ भी देखिए इंटेंसिटी, या माओं का भी ये होता है ना, हमने खाली बीवियों को नहीं रिलेट करना, यहाँ अम्मियों का भी ये, शादियों के बाद लड़कों की वो रोने धोने, उनके अपने शिकवे शिकायतें और ये सब चीज़ें घर में, हर घर में अलग अलग तरह से चल रही होती हैं। तो इसमें भी आपने इंटेंसिटी देखनी है ना। अगर आप इसके लिए सबसे अच्छा टूल जो है ना असेस करने का, वो एम्पैथी है। आप अपने ऊपर रख के देखो कि अगर मैं इस चीज़ से गुजर रही होती तो मेरा रिएक्शन क्या होता है। हस्बैंड अपने आप को इवेलुएट करे ना कि इसको आज ये शिकायत है कि इसकी मासी नहीं आई, इस पे रोना धोना है, या ये शिकायत है कि यार मेरे वालिद जेन्युइनली बीमार हैं, या कोई और ऐसी चीज़ है। तो दोनों सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको बैलेंस चेक तो लाना है, इमोशंस को चेक में तो लाना है। ये बात आप बीवी को भी इसी तरह ही ट्रेन कर सकते हैं। देखिए माइंड सबका एक ही तरह से ट्रेन होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। अगर आप उस बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट देंगे, बीवी हर दफ़ा रोती धोती मिलेगी, चाहे वो शिकायत 1 की हो या 100 की। अगर रिस्पॉन्स शौहर का हर वक्त कंसोल करने वाला होगा तो वही बिहेवियर रीइंफोर्स होगा और बार बार होगा। अगर रवैया ये होगा कि हाँ ठीक है, इंटेंसिटी किसी चीज़ की सेवेयर है, कुछ तो फ़र्क रखो ना कि तुम्हारी मतलब वाकई मासी आज नहीं आई है, ये रियल प्रॉब्लम है या कोई रियली जेन्युइन कोई इशू है, तो आप चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा उसके बाद। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा एक कॉल है हमारे पास, वो ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाया आप बताइए, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बस बारिश का इंतजार करेंगे, बारिश हो जाए। पहले तो आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो और हमारे प्यारे से दादा उनको भी बहुत सलाम हो और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। रमशा बात ये है कि जो इंसान के जज्बात है ना उसको कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होता जी। और वो बड़ा इसके लिए मराकबा चाहिए। मेरे ख्याल में आजाद भाई सही तरह मुझे हमें बता सकेंगे, क्योंकि देखिए ठहराव ना मैंने आवाज़ बढ़ाई थोड़ी जी। हेलो, आवाज आई? जी जी। पहले तो याया आप मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है, आप क्यों आज इतना लो फील कर रहे हैं, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ऑन फोन कॉल? नहीं, थोड़ा सा गर्मी का असर है, बाकी आप सही कह रही हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में आज फर्क है। जी जी बिल्कुल आप सही है, एनर्जी लेवल का थोड़ा फर्क होगा, माशाल्लाह पहचान लेती है। लेकिन असल में रमशा मेरा कहना ये है कि देखिए इंसान में वक्त के साथ साथ उसको अपनी जज्बात को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने भी पहले बार में जल्दी अपने जज्बात को जाहिर कर देता और घर में कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आप ना जज्बात में आके ऐसी बात कर देते हैं कि आपकी अच्छी बात भी बुरी बात बन जाती है। सही। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस जज्बात को काबू रखना। मैं जाहिर है, लेकिन ये उम्र के बाद हासिल होता है। जाहिर है जिस तरह की एज होती है उसी तरह आप जोश में होते हैं, रिश्ते में होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने माँ बच्चों को हम समझाएं, उनको गाइड करें और उनको इमोशनल, और हमें ये भी चाहिए कि बच्चे जो हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ब्लैकमेल में आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सही। हमें रियलाइज करना चाहिए कि वो कहीं हम उसको हम गलत ट्रैक पर तो नहीं लेके जा रहे, उसकी हर बात नाजायज बात पूरी करके। मेरा सवाल वजाहत भाई से एक है, वजाहत भाई और उनसे भी है कि वो सवाल ये कि आजकल के बच्चे हो जाते हैं बड़े जज्बाती, उनको कोई चीज मना करो तो फौरन वो रूठ जाते हैं और फिर बात नहीं करते और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अब इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चे हमसे नाराज ना हो और बड़े प्यारे तरीके से हमको समझा सके। आप लोग बताइए कैसे होता है? ठीक है, बच्चों के रवैयों को कैसे मोल्ड करना है और उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कैसे नहीं आना, इस सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो यहाया का सवाल था कि बच्चों के साथ, जैसा भी उरूसा ने भी बताया था, तो वजह से आप भी थोड़ी इस पर रोशनी डालिए
कि बच्चों की ब्लैकमेलिंग से कैसे बचें। वही वाली बात है ना, माँ बाप होते हैं उनका दिल कोड़ा होता है कि यार अब इसको बोल दिया है, मना कर दिया, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो सेल्फ गिल्ट में भी जा रहे होते हैं। और उनकी ब्लैकमेलिंग अगर हर दफ़ा इस तरह से मान लें तो वो बच्चों की ट्रेनिंग ख़राब होती, तरबियत। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो सिस्टर, आपके लिए भी और याहिया के लिए भी मैं इस लफ्ज़ को थोड़ी देर के लिए मौखर करता हूँ, ब्लैकमेलिंग। सही। क्योंकि बच्चा जो कर रहा है उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो तो एक रवैया है जो उसको मैंने ही सिखाया है कि अगर तुम इस लहजे में बात करोगे तो तुम्हारी बात सुनूंगा, और इस लहजे में बात नहीं करोगे नहीं सुनूंगा। उसको नहीं पता है, ये मुझे पता है कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग किसने दी? बच्चा तो वो सांचा है, वी कॉल इट इन संस्कृत, हम कहते हैं वो बंदा रह जी, उसको जो सिखाएंगे वो करेगा। उसको चीखना सिखाया किसने था? उसको झूठ बोलना सिखाया किसने था? किसने बताया था कि जब तुम्हारी टोनैलिटी ये होगी, तुम्हारी पिच ये होगी, तो तुम्हारी बात को मैं सुनूंगा? एक होती है गुफ्तगू, एक होता है हुक्म। उस बच्चे को पता है कि ये मेरी गुफ्तगू है और इस टून में जब मैं बात करूंगा तो मेरा हुक्म है, ये माना जाएगा। मैं एक बच्चे से कह रहा हूँ पानी ले आओ, वो नहीं लाता। बेटा पानी ला दीजिए, प्यास लग रही है, नहीं लाता। और पानी लाओ, वो फ़ौरन लेके आ जाता है। अब मुझे ये टून जो है उसकी सेट हो गई है। जब तक मैं इस पिच पे नहीं जाऊंगा वो मेरी बात नहीं मानेगा। सही बात। कोशिश तो मुझे ये करनी है पहले उसके ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए कि उसकी तरबियत तो मैं करूं। उसने देखा है कि रोने से चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं और ये जवाब है याहिया के लिए। अगर एक बच्चा बीमार है, उसको बुखार है, तो उस पर पहला हम क्या काम करते हैं, उस पर तवज्जो बढ़ा देते हैं। बेटा आज स्कूल मत जाओ, अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगे, अच्छा ये खाओगे, आराम करो भाई, इसके कमरे में तंग नहीं करना। ये जब बच्चे को लगा मैं बीमार होता हूँ तो मेरी माँ मुझे पूरी तवज्जो देती है, मुझे खाने को वो मिलता है जो मैं चाहता हूँ, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मज़ा आ जाता है, अब वो सेहतमंद हो जाएगा? नहीं होगा। अब वो बड़ा हो गया, अब बड़ा होने के बाद ऑफिस जा रहा है और बॉस से कह रहा है बॉस मेरे सर में बहुत दर्द है, पेट में तो आपको तो पता है मेरी कंडीशन क्या रहती है, क्योंकि उसको तवज्जो चाहिए ना, बचपन में मिली थी। हाँ जी हाँ। मेरे घर में उल्टा है साहब, बच्चा बीमार हुआ, हम कहते हैं बेटा तुम बीमार हो गए, जाओ उस कमरे में जाके बैठो, इधर मत आओ, हमारे पास मत आना। वो घबरा जाए, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अबू दादा मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने नहीं नहीं बेटा, ना 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 तुम्हें गर्मी दाने निकल रहे हैं, दादा क्या करूं? मैंने कहा बेटा तुम बाहर खेलते हो ना, गंदगी में खेलते हो इसलिए होते हैं। अच्छा नहीं खेलूंगा ना। हाँ, समझ आ हमने गई उसको तरबियत दे दी। मेरे साथ मोहम्मद जो 6 साल का है, ट्रैवलिंग करता है पूरे पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब उसने शो भी कर लिया। Very मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने गलती क्या की थी, मैंने उस वक्त अपने बच्चे को तवज्जो दी जब मुझे तवज्जो उसकी निगहदाश्त करनी थी। निगहदाश्त और तवज्जो और बिला वजह तवज्जो, प्यार। सही। अभी मेरे घर में एक पाबंदी है, मैं मिसाल दे के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, शायद मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरी अपनी राय है जी। मेरे घर में ईद पे बच्चों को कोई पैसा नहीं दे सकता, ये पाबंदी है। बहुत ईदी के तौर पे? बहुत बुरी लगती है लोगों अच्छा को। क्यों? क्यों? पूरी ज़िंदगी मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। मेरा बेटा काम कर रहा है, एक दिन कोई आता है और उसको पैसे पकड़ा के कहता है, मेरा पूरे वक्त मेरा बच्चा कहता है ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे मम्मा ने ले लिए, मेरे पैसे दादा ने ले लिए। एक दफ़ा पैसे दे के मेरी पूरी मेहनत गारत हुई। मैंने अपने घर में एक पाबंदी लगाई है, अगर बहुत शौक है आपको ईदी देने का, वालिदैन को दीजिए जो कि उस बच्चे पे पैसा खर्च करते हैं। ये बात कई लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आज इसके नताइज ये हैं कि मोहम्मद को या फातिमा को कोई अगर पैसे दे तो वो टर्न करके कहते हैं दादा को दीजिए। सही। क्यों? बच्चे पैसे नहीं रखते। वही वाली बात है ना कि तरबियत हमने यहाँ से अपने शुरू। घर में क्या गोल सेट किए हुए हैं और That's the हमने point. अपने रूल्स क्या बनाए हुए तो हैं। अगर रो के आप ठीक बच्चे है, को हमें देते हैं इख्तिलाफ तो हो रोएगा। सकता है, आपके इनको होगा या मुझे होगा, लेकिन बात क्या है कि मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है और फिर मैं उनको उसी तरह से ट्रेन करूँगी और टुवर्ड्स द सोसाइटी भी और टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स भी उनका क्या रोल होगा। अच्छा, एक और चीज़, हम बच्चों से निकल के जब हम बाहर आते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, अब इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो मोहब्बतें हैं ये बड़े मसले हैं भाई, हैं। अब समझ नहीं आया, एक एक वक्त में 2-2 लोगों से 3-3 लोगों से मोहब्बत भी हो रही है। लड़कियां जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, जल्दी बातों में आ जाती हैं। वैसे आजकल तो खैर लड़कियां भी इतनी मासूम नहीं हैं, लेकिन मसले क्या हैं कि हाँ आजकल लड़के बेचारे जल्दी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। दोनों जो है ना बड़े तेज़ हो गए टिकटॉक के ज़माने के बाद, तो आप किसी को जो है वो नहीं कह सकते कि कोई भी। तो रूसा क्या हो रहा है कि ये जो मीठी मीठी चुपड़ी बातें होती हैं और उसमें आपको लग रहा होता है कि हाँ यार ये जो शख्स है बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझसे ज़्यादा अटैच है, लड़की या लड़का, किसी एक की अटैचमेंट बढ़ जाए, फिर वो देखते हैं तो बस थोड़ा टाइम ख़त्म हुआ, मज़ा नहीं आ रहा, अब समझ नहीं आ रहा, अब ये बंदा जो है दिमाग से बाहर हो गया, तो जी वो सारे मामला ख़त्म।
तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि यार ये जो बंदा मुझे इमोट कर रहा है, 2-4 दिल के इमोजी बना देते हैं, वो आंखों में दिल बना दे के भेज देते हैं, तो आसान से चिपका दो 3-4 चीज़ें, तो उसमें लगता है मोहब्बत हो गई। तो ये क्या है और कैसे जज करें कि हकीकत में कैसे मोहब्बत होती है? असल में थोड़ा सा तो पहले ये कि एक सर्टेन एज है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लड़की लड़कियां, तो उनके अंदर ये इमोशंस और ये फीलिंग्स ज़रा बढ़ जाती हैं। उसमें ज़रा सी भी तवज्जो उनको मिल जाती है जहाँ पे वो वहीं के हो जाते हैं। अब इसमें भी ना देखें रोल वही है, क्योंकि ये बच्चे की तरबियत और बच्चे से ही बात हो रही है, हर चीज़ स्टेम ही वहाँ से हो रही है। आप जिन बच्चों की रूट्स फैमिली के साथ अच्छी होती हैं, जिनको बेसलाइन उनको अच्छी मोहब्बत और प्यार घर से मिला हुआ होता है, वो बच्चे ज़रा रास्ता भटकने में देर लगाते हैं और उस एज से आराम से निकल जाते हैं, बजाय इसके जिन बच्चों को घर में भेजा सख्ती ज़िद और मतलब एक ऐसा माहौल नेगेटिव किस्म के माहौल में जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी बहुत चांसेस होते हैं कि ये एज ही रेबेलियन है। उस एज में बच्चे ने हर क्वेश्चन को चैलेंज करना है और ये फिर पेरेंटल टेस्ट है कि आपने उस चैलेंज को डील कैसे करना है। सही बात है। जहाँ पे आप वो फेलियर में जाते हैं ना, देखो हर चीज़ की बेसिस पे ही हम क्यों हर टॉपिक पे बच्चे पे आ रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस हैं और ये शेप हो रहे हैं और ये लर्निंग हो रही है। और जो आपकी सांचे में चली गई चीज़ बचपन में, जो कोडिंग हो गई आपकी, आपने सारी उम्र वही रवैया इनकोड करना है। तो इसीलिए जो अगर एम्फेसिस हमारा ये हो कि पेरेंट्स अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएं, और हमें पता है देखिए प्यूबर्टल एज जो होती है इसी में इमोशंस आते हैं, हार्मोनल सर्ज होता है, उसी में अगर लड़के लड़कियों को सही और गलत की तमीज़ दे दी जाए, उनको बता दिया जाए, तो वो लड़के नहीं भटकते। और ये छोटी छोटी सी आई लव यू कह देना और छोटे छोटे से इमोजीज भेजकर लव का एक्सप्रेशन नहीं है। लव अगर कुछ है तो वो सबसे पहले रिस्पेक्ट और केयर में ट्रांसलेट होना चाहिए। और अगर वो चीज़ घर से ही नहीं हो रही, अगर वो बच्चा घर में माँ की रिस्पेक्ट और केयर ही नहीं कर रहा, तो वो बाहर किसी लड़की को भी लव एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो ये बेसिक इंडिकेटर होता है आपको देखने के लिए कि आपको अगर पहले तो एज डिटर्मिन कर ले, अगर आप उस नाबालिग उम्री में हैं और आपको चीज़ों की सही से समझ ही नहीं है, तो यू जस्ट पास टाइम और आप पेरेंट्स से बात करें और चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह हैंडल करें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ना रियल और फेक इमोशंस की। मैंने जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोग घर में तो कोई भी मोहब्बत नहीं है, कोई एक लफ्ज़ जरा खुशी का और प्यार का नहीं बोल सकते, बाहर इतने मोहब्बत के चैंपियन नंबरदार और बहुत इमोशनल वो बने होते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे जज किया जा सकता है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास रियल और फेक इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं वजह साहब, और फिर क्या हो रहा है कि घरों में तो हमारी कुछ और ही पर्सनैलिटी है, बाहर निकलते हैं तो जी वो एक बहुत बड़े मोहब्बत के अलमबरदार भी बन जाते हैं, बहुत केयरिंग भी हैं, बहुत अपने आप को इमोट भी करते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के साथ ही ऐसे मामलात हैं। तो ये कैसे फिर वो जज करें कि ये मोहब्बत सही है या जो इमोशंस का इजहार कर रहा है ये ठीक है, या सिर्फ अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं समझ आ रहा होता उस एज में, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है बस। काश मुझे भी कोई ऐसा मसीहा मिल जाता तो ये मुझे सिखा देता। इंतहाई कठिन और कम आसान, मैं मुश्किल गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कम आसान है। दरअसल आपको कोई आपको समझ ले तो आपसे खेलना उतना ही आसान है जितना आसान किसी खिलौने से खेलना। क्योंकि उसको मेरी कमजोरियां पता चल गई कि जनाब मैं आंसू नहीं देख सकता, सही। अब उसने मेरे सामने से आंसू ही बहाना है। और दूसरा आपने जो बात की उससे मैं भी एक घर में हूँ, मुझे कैफियतों का अंदाज़ा है। फिर मेरा अपना क्लिनिक है जहाँ पे देखता तो ऑर्थोपेडिक हूँ, लेकिन मेरे पास साइकोसोमेटिक लोग भी आ जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं उनका इलाज करूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा माशरा और हमारे घर की अक़दारों में इतना फ़र्क हो गया है कि अब वैसे ही हम दोहरी शख्सियत के शिकार हो चुके हैं। सही कह रहे हैं। तकरीबन सभी घर से निकलते हैं तो हम कुछ और होते हैं। अभी हम आ रहे थे, हमारे पीछे एक गाड़ी चला रहे थे एक साहब अलादीन के पास, मेरे ख्याल से उनका बस नहीं चल रहा था, हमारे ऊपर से निकल जाते। जाहिर बात है उनको कोशिश तो नहीं होगी, लेकिन उनका रवैया बता रहा था। इसलिए ब्रिज पे रुक के उनसे पूछना पड़ा कि अगर आप चाहें तो हम गाड़ी के नीचे से खुद ही निकल जाएं या आप हमारे ऊपर से निकलना चाहते हैं। तो ड्राइवर ने आपके रोक के उनसे पूछा है वगैरह। सही। बाद में वो कहने का कुछ भी नहीं, कुछ कोई वजह नहीं है, लेकिन हमारे पास से निकले, फिर दूसरे मोटरसाइकिल वाले के पीछे पड़ गए। तो अब वो क्या कैफियत से निकला है मुझे नहीं पता। अभी वो सिर्फ मास्टरी में आया है, लेकिन घर की कैफियतें लेके आए। एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ, मेरी बहन बैठी है दार पे, इनके सामने तो मैं क्या बोलूँगी, ये तो माहिर हैं, लेकिन अगर डिटैचमेंट आपको आ जाती है, ताल्लुक़ अदम ताल्लुक़, थोड़ा सी देर आप अपने आप को डिटैच करने की कैफियत जान जाएं तो आपका रवैया बहुत अच्छा हो जाता है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो क्या घर की कैफियतों को डिटैच कर सकता हूँ?
तो फिर मैं उस इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा होऊंगा। जिस माशरे में मैं रह रहा हूँ, जब मैं वापस जाता हूँ तो क्या उस चीज़ों को मैं डिटैच कर सकता हूँ? मैं घर में बहुत अच्छा रहूँगा। मैं घर में दाखिल होता हूँ ऑफिस की प्रॉब्लम लेके, ऑफिस में दाखिल होता हूँ घर की प्रॉब्लम लेके। तो मुझे डिटैचमेंट आनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो कुरकल होता है, हमारे जो 10 गाय होती है योग की, वो हमेशा एक दरख्त के पास होती थी। अब तो दरख्त के पास नहीं होती, तो एक इमारत होती है, लेकिन वहाँ दरख्त जरूर लगता है और वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, हाँ, अपने जूते और अपने ईगो यहाँ उतार के जाए। गुड। अगर आप रवैयों को बदलना जानते हैं तो आप कामयाब इंसान हैं। अगर आप नहीं बदलते तो दूसरे आपको हरा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक कैफियत में रहते हैं। अच्छा, ये हराने वाली बात नहीं, ये जो ओवर इमोशनल टाइप के लोग होते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा ना अपने आप को वीक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जो अपने इमोशंस पे दूसरों के सामने काबू नहीं पा, और वो चाहते हुए कर रहे हैं, वो ना चाहते हुए। और तो कौन चाहता है कि किसी के सामने हर वक्त जो है ना वो रोना आ जाए, या जो है वो बहुत ज़्यादा आप अपनी हर चीज़ शो करें या शेयर करें। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या प्रैक्टिस होती है कि यार दूसरों के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपनी पर्सनालिटी को फॉर्म करके रखना, चाहे जो भी चैलेंजेस हों, हालात हों, वो सब अपनी जगह, लेकिन आप जिस जगह पर हैं वहाँ अपने आप को जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट करें। इसमें रमशा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये भी पता हो ना कि इमोशनल बीमारियां भी तो होती हैं ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इमोशंस ही नेचुरल हैं और सारे ही ठीक हैं या सारे ही नॉर्मल हैं। ये बिल्कुल थिन लाइन है इमोशनल बीमारियों में, क्योंकि रोना तो आना एक नेचुरल इमोशन है, आएगा। गुस्सा आना एक नेचुरल अमर है, आएगा गुस्सा। उदास होना इमोशन है, खुश होना एक इमोशन है। तो ये सारे इमोशन हर इंसान के साथ हैं, बट वो किस हद में और किस फ्रीक्वेंसी में और किस मिकदार में, किस इंटेंसिटी पे हो कि वो नॉर्मल है और उसके बाद वो बीमारी की हद तक चला जाता है। तो हम साइकाइट्री में जब देख रहे होते हैं मरीज़ों को, तो इमोशनल डिसऑर्डर्स सबसे कॉमन टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, और अमूमन यंग लड़कियां, ख़वातीन इन डिसऑर्डर्स का ज़्यादा शिकार होती हैं। और उसका रीज़न भी यही होता है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ज़रा बेहतर तरीके से कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फ़ीमेल में अल्लाह ताला ने वैसे भी इमोशंस को फ़ील करना और एक्सप्रेस करने की सलाहियत मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाली हुई है। तो ज़ाहिर है जब जो चीज़ की ज़्यादती है वो डिस्प्ले भी ज़्यादा होता है, वो भी। बट इसमें जो टूल किट है और जो आपके लिए लर्निंग है वो ये है कि अवेयरनेस हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे इमोशंस थोड़े से डिसबैलेंस है। मुझे अब ये कहते हैं ना कोई लोग, मुझे तो ड्रामा देख के भी रोना आ जाता है। वो ठीक है, आपका दिल नरम है, आप हर चीज़ के साथ कनेक्ट कर जाती हैं, बट जब आप इतना रोएंगी तो आई थिंक दुनिया फिर आपको यही परसीव करेगी कि ये रोतू है, इसको बस रोना ही है, किसी भी बात कुछ भी हो। तो आपको अपने इमोशंस को डील करना भी आना चाहिए। अवेयरनेस जब होगी कि मेरे ही इमोशंस हैं और मुझे ही इनको डील करना है, और नंबर 2 मुझे इनको डील कैसे करना है, मुझे अपने आप को कंपोजर में कैसे लाना है। क्योंकि देखें, बहुत ज़्यादा अगर कोई रो रहा होता है तो अगला बंदा यही इंप्रेशन बनाता है कि अटेंशन सीकर है, या इसको हर वक्त इसी तरह करके इसको एज मिल जाता है। हाँ, घर में भी बहन भाई एक दूसरे को देखते हैं, वो यही कहते हैं कि ये तो रो के अपनी बात मनवा लेती है, और सब इसको कसूरवार नहीं समझते और मुझे कसूरवार समझते हैं क्योंकि मैं रोता नहीं हूँ या रोती नहीं हूँ। तो ये तो जनरल ट्रेंड्स आपने बना लिए हैं, बट बीइंग वाइज एक जो ज़हीन शख्स होता है वो अपने आप पे काम करने के लिए हमेशा रेडी होता है। और अपने आप पे काम करने का मतलब ये कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि जब भी कोई स्ट्रेस की बात आती है तो मेरे इमोशंस ये होते हैं कि मैं रोना शुरू कर देती हूँ, या मैं चीखना शुरू कर देती हूँ, या मैं चीज़ें उठा उठा के फेंकती हूँ। ये मेरा रवैया है स्ट्रेस को डील करने का। अब जब आपको एक दफ़ा अवेयरनेस आ जाएगी मैं ये करती हूँ, आप यकीन करें वो पहली सीढ़ी है जहाँ आपने वो रास्ता पूरा तय हो जाएगा उस पहले स्टेप पे जाते ही। ये रियलाइजेशन तो हमारे लोग नहीं करते ना, और दूसरा मसला सबसे बड़ा यही है कि हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करते। और उसमें बहुत शख्सियात ऐसी होती हैं, देखें, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़ हैं, साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज़ हैं। ये तो वो लोग हैं जो इमोशंस पे इतना स्ट्रांगली खेलते हैं कि अगला बंदा गिल्ट रिडन भी हो जाएगा, और वो फुल ऑफ बैगेज हो जाएगा, एंड यू विल फील सो कंफर्टेबल कि आपने तो ये मैदान जीत लिया है। आप कैसे कंक्लूड करेंगे इसको वक्त अब कम? मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी इमोशन जो है उसका जो रिजल्ट है वह है सेटिस्फैक्शन। जब मुझे लगता है कि रो के अपना काम करा लेता हूँ और मुतमईन हो जाता हूँ, मुझे बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिला रो के और मैं मुतमईन हो गया, तो मैं उस रवैये को बार बार दोहराता रहूँगा। वो मेरा अब एक शनाख्त भी बन सकती है। सही। और यहाँ पे सवाल के जवाब से ज़्यादा मैं इनकी तरफ आते हुए ये कहूँगा कि देखिए, हम भी एक तरीके से ह्यूमन डिज़ाइन मशीन है ना, हर मशीन को रिपेयर की ज़रूरत होती है। हम अजीब लोग हैं, फिजिकली तो इलाज करा लेते हैं, मेंटली इलाज के लिए हमारे पास कुछ रीज़न है कि हम पागल तो नहीं हैं। हालांकि पागल ही ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ ज़्यादातर।
हमें अब ज़रूरत इस बात की है कि माशरती तौर पे हम जो नफसियाती मावनत है उसके ऊपर अपने ख़यालात को बदलें सही। और रवैयों को दुरुस्त करने के लिए हम उन माहिरीन की तरफ जाएं जो हमें बताएं कि आपका रवैया आपके लिए सही है, माशरे के लिए नहीं। चलती गाड़ी से चीज़ें फेंक देना, तेज़ बारिश में तेज़ गाड़ियाँ चला देना, रब ने गाड़ी दी, आप लोगों पे छींटे उड़ा रहे सही हैं। अब यहाँ पे रवैयों के अंदर दुरुस्तगी चाहिए और उसके लिए हमें अपने माहौल को, घरेलू माहौल को गुफ्तगू पे लाना पड़ेगा। हमें बैठ के बड़ों से बात करना पड़ेगी, बड़े हमें अपने दुख बताएं, हम उनको अपनी मजबूरियां बताएं। हमारे पास आपस के लिए वक्त नहीं है, दुनिया के लिए पूरा वक्त है। शो का आगाज़ यहीं से किया था कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता, और अख्ताम भी यहीं पे करूँगी कि वक्त वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता और अनमोल है। वो वक्त आप अपनी फैमिली के साथ लगाएं, अपने बच्चों के साथ लगाएं, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लगाएं, क्योंकि उससे बड़ी थेरेपी मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच उरूसा फॉर कमिंग इन द शो एंड वजह साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।